नमस्कार। आज मैं हैदराबाद में हूँ, अपने गुरुवर प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के यहाँ मैं बैठी हूँ। तो मैं अपनी कुछ कविताएं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं जो पहली कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है प्रीतम से मिलने की चाह। इसे मैं धुन में सुनाऊंगी। स्वागत। रे मन मत हो आज उदास, रे मन मत हो आज उदास, प्रीतम होंगे मेरे पास, प्रीतम होंगे मेरे पास, रे मन मत हो आज उदास। नैना रोए तर से निगाह, नैना रोए तर से निगाह, प्रीतम से मिलने की चाह, बोझिल तन तर साती बाह, दिल से निकली है ये आह, ना जाने कब हो पूरी आस, ना जाने कब हो पूरी आस, रे मन मत हो आज उदास, रे मन मत हो आज उदास। अंबर छाई घन घोर घटा, काजल का लिख दहल उठा, गरजे मेघ मुस्काई धरा, पुलकित पुष्पित वसुंधरा, मिलन की बेला जब होगी खास, मिलन की बेला जब होगी खास, रे मन मत हो आज उदास, रे मन मत हो आज उदास, रे मन मत हो आज उदास, आज उदास। छेड़ी सखियां कर पिया की बात, दिल की धड़कन करे प्रतिघात, कैसे समझाऊं इन्हें मेरी बात, कैसे समझाऊं इन्हें मेरी बात, आएंगे पिया लेकर सौगात, रूखी हवा ले जाए संदेश, रूखी हवा ले जाए संदेश, रे मन मत हो आज उदास, नैना रोए तर से निगाह, रे मन मत हो आज उदास, रे मन मत हो आज उदास, रे मन मत हो आज उदास, आज उदास, रे मन मत हो आज उदास। वाह 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 वाह। मेरा जो है एक प्रश्न है जी कि यह सहज जिज्ञासा है कि आपने संगीत भी सीखा है? नहीं सर, संगीत सीखने का मौका नहीं मिला मुझे। घर में नहीं नहीं। हाँ, संगीत सीखना बहुत रुचि थी, संगीत सीखने का मैंने प्रयास भी किया। जब मैं छोटी थी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए गई, 1-2 महीना मैंने सीखा लेकिन नहीं सीख पाई। उसके बाद कर्नाटक संगीत सीखने के लिए हिंदी प्रचार सभा के सामने एक आंटी सिखाती थी, तो उनके पास भी मैं गई, वो भी मैं पूरी तरह से सीख नहीं पाई क्योंकि घर बच्चे ये सब मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। आप जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जी, मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा आज भी है कि मैं संगीत सीख पाऊँ, लेकिन नहीं। आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म हुआ कर्नाटक में, हम्पी। आपने सुना होगा हम्पी? हाँ, मैं गया हूँ जी। तो हम्पी के पास एक होस्पेट है, होस्पेट के पास एक छोटा सा गांव है मुनिराबाद डैम, जो कि तुंगभद्रा नदी वहाँ पे है। तुंगभद्रा नदी का ब्रिज कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था तब मेरे पिताजी वहाँ नौकरी के लिए चले गए थे। कन्नड़ भाषी हैं आप? नहीं, मैं मूलतः तमिल भाषी हूँ जी। लेकिन पिताजी वहाँ नौकरी कर रहे थे तो मैं वहीं पैदा हुई और मैंने पढ़ाई अपनी कन्नड़ भाषा में की है।
तो फिर मतलब आपकी घरेलू भाषा मेरी तमिल तमिल है जी। और पढ़ाई की भाषा आरंभिक जिसे आप कहें कि प्रथम भाषा जो है वो आपकी मेरी कन्नड़ भाषा रही। जी। फिर मैं आप अभी कितनी भाषाएं जानती हैं? तमिल तो मातृभाषा है, कन्नड़ा मेरी प्रथम भाषा हो गई, हो गई, और हिंदी मेरी क्या बोलूं मैं, हिंदी तो सर्वे सर्वा है सब कुछ, तो हिंदी तो मैं जानती हूँ, अंग्रेजी भी जानती हूँ, तेलुगु में बोल लेती हूँ, लिखना पढ़ना मोटे मोटे शब्द पढ़ लेती हूँ, लेकिन बोल लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ, हो जाता है, तेलुगु भी बोल लेती हूँ। तो ये सही अर्थों में आप जो हैं बहुभाषी हैं जी। तो आपने इस बहुभाषी होने का लाभ अनुवादक के रूप में भी मेरे ख्याल से हिंदी को दिया है या भारतीय भाषाओं को दिया है। क्या क्या अनुवाद किया आपने? सबसे पहले मैंने जो अनुवाद किया था वो एक खंड काव्य था। प्रोफेसर राधाकृष्ण जी हैं बेंगलुरु में, तो उन्होंने एक किताब दी थी, वो दरअसल गोपिकोन माद उसका शीर्षक है, जो भक्ति और प्रेम के बीच में जो गोपिकाओं के मन में जो संघर्ष होता है, तो कृष्ण जी उनको भक्ति और प्रेम के बीच का जो अंतर है उसको वो स्पष्ट करके वो दिखाते हैं। तो वो 2 खंड में वो लिखा गया है, एक तरफ प्रेम की भावना है और खंड खत्म होते ही भक्ति की भावना शुरू होती है। तो उसको मैंने पहली बार किया था अनुवाद, मेरे लिए एक चैलेंज भी था, क्योंकि मैं अनुवाद उससे पहले मैंने नहीं किया था, क्योंकि खंड काव्य का अनुवाद करना था, तो मुझे थोड़ा मुश्किल भी लगा था, तो वो मेरा पहला अनुवाद था। उसके बाद एक कहानी संकलन मैंने अनुवाद किया है, उसमें 2 लेखकों की कहानियों को 3 कहानियों को मैंने चुना, और एक मेरी अपनी कहानियों को मैंने कन्नड़ में हिंदी में अनुवाद किया था। कन्नड़ से हिंदी में? कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किया था। तो ये दूसरी किताब हो गई। एक उपन्यास, एक कन्नड़ा के फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं, नागतिहल्ली चंद्रशेखर, तो उनका एक उपन्यास है वलसे हक्किया हाडू, उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया था यायावर पंछी के गीत के रूप में, जो कि बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है। उसके अलावा मैंने अंग्रेजी से हिंदी में अंडमान निकोबार की जो भाषाएं हैं, पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो उनका एक प्रोजेक्ट गणेश देवी के साथ जी, गणेश देवी जी के साथ में, तो उस किताब का मैंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। वो अनुवाद उनको ठीक लगा। बुक किताब जो है 2022 में प्रकाशित हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक और प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की जो भाषाएं हैं, करीब 700 पृष्ठों की जो किताब है, उसका मैं अभी अनुवाद कर रही हूँ। लगभग समाप्ति की ओर मैं बढ़ चुकी हूँ, पूरा अनुवाद मैंने कर लिया है, वो भी अंग्रेजी से हिंदी में। तो ये मेरे अनुवाद कुछ भूल रही हैं? कुछ भूल रही हूँ। निशंक जी का भी तो कुछ किया होगा? जी 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 जी। निशंक जी की जो एक कहानी संकलन है टूटते दायरे, उसको मैंने हिंदी से कन्नड़ में अनुवाद किया है, जो कि प्रकाशनाधीन है। क्या शीर्षक दिया आपने उसे, टूटते दायरे को? शीर्षक तो देखना पड़ेगा अभी। अच्छा, पुरानी बात हो गई तो बहुत दिन हो गया, दरअसल मैंने उसको उठाया नहीं है, इसीलिए मैं फिलहाल। चलिए ठीक है, हम बात करते रहेंगे। अभी आप क्या सुना रही हैं? मैं स्त्री पक्ष पर एक कविता सुना रही हूँ। मैं कल कल बहती धारा हूँ। मैं नीर हूँ जल पानी हूँ, मैं नीर हूँ जल पानी हूँ कलरव का संगीत, सप्त स्वरों का तान हूँ मैं, आरोह से अवरोह तक नाद ब्रह्म की शान हूँ। गान हूँ संगीत हूँ आलाप हूँ, गान हूँ संगीत हूँ आलाप हूँ, मैं कल कल बहती धारा हूँ, ममता का कूल किनारा हूँ। मैं कल कल बहती धारा हूँ, ममता का कूल किनारा हूँ। मैं तांडव हूँ नटराज पर शोभित, मैं तांडव नटराज में शोभित, भगीरथ का प्रयास धारा पर रोपित। धरती का स्वर्ग हूँ मेघ अंबर का, धरती का स्वर्ग हूँ मेघ अंबर का, वृक्ष वनों का प्राण हूँ, जीवन का प्रतीक हूँ। मैं कल कल बहती धारा हूँ, ममता का कूल किनारा हूँ। मैं सागर सा शांत गंभीर, मैं सागर सा शांत गंभीर, किंतु ज्वार सा आक्रोशित भी, निर्लिप्त भाव से बहती कल कल, प्यासे मन का अमृत हूँ। जीवन की आस तृषित मन की बूंद, आश्रिता दधी और जल जीवों की दुहिता हूँ।
खनिज लवण की खान हूँ मैं, कल कल बहती धारा हूँ, ममता का कूल किनारा हूँ। हिम भी मैं हूँ, शीतल पवन भी मैं हूँ, हिम भी मैं हूँ, शीतल पवन भी मैं हूँ, मंद मारुत मंदाकिनी भी मैं हूँ, अमृत वर्षिणी धारा हूँ, सरिता जलजा नीरजा हूँ, मैं देवों की देवी हूँ, मैं देवों की देवी हूँ, क्षीर सागर की अर्धांगिनी हूँ, शंख सीपी जलराशि हूँ, मैं कल कल बहती धारा हूँ, ममता का कूल किनारा हूँ। अंतिम पंक्तियां देखिए। सहनशील हूँ निरंतर हूँ, सहनशील हूँ निरंतर हूँ, आदि अंत मध्यांतर हूँ, मृदुल मंजुल कोमल हूँ, रंग विहीना रूप विहीना, रंग विहीना रूप विहीना, मैं ही तो हूँ प्रतीक शक्ति का, गर्भधारिणी माता हूँ, वाहिका परिवार की, संचालिका संसार की, मैं व्याधि शोक हर्ष हूँ, मैं व्याधि शोक हर्ष हूँ, मैं नारी हूँ, स्त्री हूँ, विमर्श हूँ, मैं कल कल बहती धारा हूँ, ममता का कूल किनारा हूँ, मैं कल कल बहती धारा हूँ, ममता का कूल किनारा हूँ, ममता का कूल किनारा हूँ। बहुत सुंदर लिखा आपने। मैं मन में एक और जिज्ञासा पैदा हुई अभी अचानक कि आपने बताया कि आपकी घरेलू भाषा एक है जी। और पढ़ने लिखने की कई सारी भाषाएं हैं, हिंदी आपकी, आपने कहा कि सब कुछ है। मूल लेखन जो अनुवाद आप कई भाषाओं में करती हैं, लेकिन मूल लेखन आप यानी जिसे आप मौलिक लेखन कहते हैं या जो कविता जो है वो हिंदी में ही लिखती हैं? बिल्कुल। क्यों हिंदी में ही, क्यों कन्नड़ में क्यों नहीं? कन्नड़ आप वहां अपने आप को सहज नहीं पाती? कन्नड़ में भी मैंने लिखा है, कहानियां मैंने लिखी है, कुछ कविताएं मैंने लिखी हैं, लेकिन उसको मैंने अभी प्रकाशन नहीं करवाया है। लेकिन हिंदी में मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, कन्नड़ में अभी मैं उतना गहराई से नहीं उतर पाई हूँ शायद। वही मेरा जानने का आशय, पूछने का आशय यही था कि अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में, सृजनात्मक अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में आप हिंदी को अधिक सहज पाती हैं। बिल्कुल, अधिक सहज पाती हूँ। तो एक और इसी के साथ जुड़ी हुई बात, फिर अगली रचना आपकी सुनेंगे, और वो ये कि आप थोड़ा सा हमें अपनी जो आपकी शिक्षा दीक्षा की यात्रा रही जी, उसके बारे में बताएं। जरूर। जैसे मैंने बताया, मैं कर्नाटक में पैदा हुई, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी विजयनगर कॉलेज हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन मैं वास्तविक रूप से मैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की छात्रा थी। हाँ, मैं वही तो कह रहा था कि हिंदी में भगोड़े इकट्ठे हो रहे हैं हम सब लोग, और ये भगोड़े ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो जो लोग दूसरी धाराओं से हिंदी में आते हैं वो ज्यादा काम करते हैं। जी जी। तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे पल्ले नहीं पड़ी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। छोड़ के फिर मैंने कहा मैं कॉलेज बिल्कुल नहीं जाऊंगी। फिर हमारे प्रोफेसर गंगन्ना सर थे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम कम से कम ग्रेजुएशन तो करो, बीए करो। फिर मैंने बीए ज्वाइन किया। बीए पहला साल हो गया था, दूसरे साल में 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और मैं तमिलनाडु आ गई। तो यहाँ आने के बाद फिर मैंने सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया था। फिर फाइनल ईयर का जब मैं एग्जाम दे रही थी अंतिम वर्ष का, तो मैं 15-20 दिन की डिलीवरी थी, मेरी बच्ची थी। तो डिलीवरी और दोनों डिग्री मैंने एक साल हासिल किया था, ग्रेजुएशन डिग्री, पढ़ाई की डिग्री और माँ की डिग्री। तो बहुत उसके बाद मेरी पढ़ाई लगातार जारी रही। उसी वर्ष 2000 में बेटी पैदा हुई थी। 2002 से 2004 तक मैंने एमए किया। उसी वर्ष एमए शुरू हुआ था, एमए किया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की जो परीक्षाएं हैं, 4 परीक्षाएं मैंने लिखी। एमए करने के बाद तुरंत मैंने एमफिल किया रेगुलर में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास से। क्या था विषय? हिंदी था, हिंदी विषय में। उसमें विषय मेरा कर्नाटक के कन्नड़ के यूआर अनंतमूर्ति, उनका एक उपन्यास तुलनात्मक अध्ययन था। अच्छा। तो यूआर अनंतमूर्ति का एक उपन्यास, कमलेश्वर का काली आंधी, इन दोनों के बीच में मैंने सामाजिक और राजनीतिक चेतना पर मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था, एमफिल। तो 2005 में एमफिल हुआ। उसके बाद 3 महीने मैंने लायोला कॉलेज में भी काम किया, उसके बाद गेस्ट फैकल्टी के रूप में। उसके बाद मुझे हिंदी प्रचार सभा में दूर शिक्षा निदेशालय में अनुसंधान सहायक के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। तो 2005 से मैंने 11 तक वहाँ पे काम किया है। वहाँ काम करते हुए मैंने अपने आप को बहुत मांझा, बहुत सुधारा। बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं का मुझे सानिध्य मिला। उनके प्रोफेसर दिलीप सिंह सर का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी।
उन्होंने मुझे बहुत तराशा, आपने मुझे बहुत तराशा। तो वहां रहते हुए बहुत दिग्गजों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, जिसका फलस्वरूप आज मैं आपके सामने कविता अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ। तो एक छोटा सा सफर है। 2011 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर मेरी नियुक्ति हुई अंडमान निकोबार के। तब पीएचडी कर चुकी थी? जी, कर चुकी थी पीएचडी। हाँ, पीएचडी मेरा 2007 में मैंने एडमिशन करवाया था पीएचडी का, हिंदी प्रचार सभा से ही, पार्ट टाइम एक्सटर्नल में। 2011 में 20 सितंबर 2011 को मैंने सबमिशन किया था और 19 सितंबर को मैंने सबमिशन किया। 20 सितंबर को मैं अंडमान गई थी और एक 6 महीने के बीच में। क्या है विषय? कथा और काव्य भाषा का समाज शैली वैज्ञानिक व्याख्या, जो कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड सोशियो स्टाइलिस्टिक्स पर आधारित मेरा विषय रहा है। प्रोफेसर दिलीप सिंह सर के निर्देशन में मैंने काम प्रकाशित है। जी, किताब प्रकाशित है 2015 में। विमोचन के बारे में बता दीजिए। जी जरूर। पुस्तक विमोचन मैंने सोचा था कि उस किताब को मैं बताऊंगी। मेरी पहली किताब थी, क्योंकि प्रोफेसर दिलीप सर के मार्गदर्शन में उन्होंने उसकी रूपरेखा बनाई थी, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया था। तो उस पुस्तक को मैंने उनको ही समर्पित किया, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना उस काम को मैं पूरा ही नहीं कर सकती थी। तो मैंने एक गुरु को उसको समर्पित किया और मैंने सोचा कि दूसरे गुरु के कमलों से मैं उस पुस्तक का लोकार्पण करूं। तो मैंने अपने गुरु प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी से निवेदन किया था कि आप ही मेरी किताब का लोकार्पण करेंगे। तो मैं 2015 में किताब कानपुर से प्रकाशित हुई थी। तो 2015 में मैं हैदराबाद आई थी पहली बार, और प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के कर कमलों से नीरजा जी थी साथ में, और उस पुस्तक का लोकार्पण हैदराबाद में बड़े ही धूमधाम से हुआ था। तो ये सब बहुत अच्छी यादें मैं हैदराबाद में, इसीलिए जब भी हैदराबाद में कोई कार्यक्रम की गुंजाइश बनती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और आ जाती हूँ। बहुत जी, अगली कविता है वो कामुक आंखें। हाँ, ये रचना मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि वो दो आंखें बड़ी बड़ी। मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि वो दो आंखें बड़ी बड़ी, हमेशा काट खाने को तैयार मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और इस आभास मात्र से मेरा तन मन एक मूक वेदना से तड़प उठता है। मेरे शरीर का प्रत्येक रोम सिहर जाता है। मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मस्तिष्क आने वाले खतरे से सचेत हो जाता है। ठंड में ठिठुरते बदन सा सारा अंग भय से कांपने लगता है, किंतु भेड़िए जैसी वो आंखें मेरे शरीर पर टूट पड़ने के लिए सन्नद्ध। मुंह से टपकती लार मेरे अंदर घिन उत्पन्न कर जाती है। रक्षा की चेष्टा का हर संभव प्रयास मैं करती रहती हूँ, बावजूद उनकी अतृप्त आंखें मुझे नोच डाल ही जाती हैं। और इस भद्र समाज की भद्र महिलाएं भी मुझ पर उंगली उठाकर मुझे ही दोषी ठहराती हैं। बड़ी चालाकी से भेड़ियों की वो आंखें विजय प्राप्ति की मुस्कान लेकर भीड़ में खो जाते हैं और मैं असह्य वेदना से जीवन भर तड़पने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। और असह्य वेदना से जीवन भर तड़पने के लिए मैं मजबूर हो जाती हूँ। अंडमान की यात्रा पर मैं थोड़ा अपना बताना चाहूँगी। कुछ अंडमान के बारे में बताइए पहले, आप कैसे वहाँ पहुँच गई अचानक? जी, जब मैं हिंदी प्रचार सभा में थी, मुझे लगता था कि मेरे पास हिंदी है तो मुझे सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। तो मैं उसके प्रयास में लगी रही। एम्प्लॉयमेंट पेपर देख के मैं अप्लाई करती थी। तो लगातार ऐसे करते करते अंडमान की वैकेंसी आई थी एम्प्लॉयमेंट में, तो मैंने अप्लाई कर दिया था। मुझे कुछ भी अंडमान के बारे में कुछ भी नहीं पता। 2011 की बात है, कुछ भी नहीं पता। जैसे स्कूल में बस पढ़ाया जाता था, जब द्वीप समूह की बात होती थी अंडमान निकोबार का मैंने नाम सुना था बस। लेकिन मन में था कि मुझे नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी पक्का। तो मैंने अप्लाई कर दिया था। इंटरव्यू था 19 मई 2011 में, लेकिन मैं उस समय इंटरव्यू देने नहीं जा पाई थी और इंटरव्यू अंडमान में था। इंटरव्यू जा नहीं पाई इंटरव्यू देने में, क्योंकि मेरी सासू जी का देहांत हो गया था और उनकी बरसी चल रही थी। तो ऐसे में मैं जा नहीं पाई। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी बोले या विधाता ने जो लिखा था, वैसे बहुत अच्छा ही लिखा था। 15-20 दिन में, उस समय उन दिनों हम धारवाड़ में थे,
मुझे लगता है पेपर करेक्शंस के लिए हम लोग गए थे, ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि मई का महीना था, मई जून का महीना था। तो फिर मेरे पास दोबारा पत्र आया था, यूपीएससी इंटरव्यू इस बार दिल्ली में विशेष रूप से आयोजित था, क्योंकि उन दिनों एयर इंडिया का कुछ स्ट्राइक चल रहा था, कुछ इस तरह की कुछ परेशानी थी, जिसके कारण से ज्यादा से कैंडिडेट्स वहां पे अंडमान नहीं पहुंच पाए थे। तो दोबारा इंटरव्यू था दिल्ली में, जुलाई 15 को था 2011 में। तो मैं गई, पहली बार दिल्ली जाना था मेरा, उत्तर भारत तब तक मैं नहीं गई थी, पूरी तरह से मैं दक्षिण को समर्पित बेटी हूँ, दक्षिण की बेटी हूँ। तो पहली बार मैं उत्तर भारत गई थी, दिल्ली गई थी, साक्षात्कार मेरा हो गया था और 15-20 दिनों में मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर आया था कि आपका चयन हो चुका है, तो आप चाहें तो आप ड्यूटी अपना रिपोर्ट कर सकती हैं। तो पहली बार मैं यात्रा कर रही थी, उसी दिन 19 सितंबर मैं 2011 कभी नहीं भूलूंगी अपने जीवन में, क्योंकि एक तरफ मेरा पीएचडी का काम चल रहा था। मैं पता नहीं मैं दिलीप सर को पूरी तरह से संतुष्टि उनको दे पाई नहीं दे पाई मुझे नहीं पता, लेकिन अब मेरे ऊपर था कि मुझे उसको सबमिट करना है किसी भी तरह से। तो एक तरफ पीएचडी मैंने शाम को मैंने जमा किया सभा में, और मैं बताना चाहूंगी पीएचडी का 400 पृष्ठों का जो मेरा थीसिस था उसको पूरा हिंदी में टाइपिंग मैंने ही किया है, और कहीं मैंने बाहर टाइपिंग नहीं किया है, करवाया है, मैंने खुद उसका टाइपिंग किया है। इस वजह से मैं उस दिन उसको सबमिट कर पाई थी। तो शाम को मैंने सबमिट किया, और पहली बार मैं फ्लाइट की यात्रा भी कर रही थी, और अंडमान मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी, फ्लाइट में भी पहली बार यात्रा थी। तो मैं पहुंची घर रात को 8 साढ़े 8 बजे। मेरे माँ बाप उस समय मेरे ही साथ थे, तो उनको मैंने दिखाया मेरा थीसिस, इतनी खुशी हो रही थी उस दिन मुझे। फिर अगले दिन फ्लाइट में मेरे 2 मित्र, कौशल्या और एक संजय, इन दोनों ने बताया था तुमको ऐसे जाना है ऐसे जाना है। तो ये सब मेरे यादों में है कि कैसे कैसे मैं निकली थी वहां से। अच्छा जी। तो ऐसे मैं गई थी अंडमान। वहां जाते ही उस समय मेरे पास टाटा डोकोमो था, मोबाइल जो सिम होता है, वो टाटा डोकोमो वहां बिल्कुल काम नहीं करता था। तो जैसे मैं उतरी मेरा मोबाइल बंद हो गया। कोई मेरे लिए मेरे पतिदेव के हमारे रिश्तेदारों में कोई उनके परिचित वहां थे, कोई इस तरह दूर दूर का कोई परिचय मिला था, तो वो मुझे वहां से एयरपोर्ट से लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने अपना अपने नाम से उन्होंने एक एयरटेल का सिम मुझे दिलवाया, वो कॉलेज लेके गए। और जब मैं कॉलेज जा रही थी तो वहां का जो सुंदर दृश्य है उसको देख के मैं एकदम मोहित हो गई थी। अंडमान वास्तव में बहुत सुंदर जगह है, और जिस तरह से मेरी परिकल्पना थी उससे पहले कि मुझे पानी में ही जाना रहेगा, तैर के जाना रहेगा, पता नहीं क्या क्या मैंने कल्पना कर रखी, सेलुलर जेल में रहना पड़ेगा। वो मेरी सारी जो कल्पना थी, काला पानी, हाँ, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर जगह। तो मैंने तुरंत मेरे पतिदेव को मैंने फोन किया, देखिए बहुत सुंदर जगह है, इसीलिए आप बच्चों का टीसी ले लीजिए, हम यहीं रहेंगे। 2015 की बात है, देखते देखते आज 15 साल बीत गए हैं। आज भी मैं बहुत खुश हूँ अंडमान में। फिलहाल मैं मायाबंदर में कार्यरत हूँ। 2011 में मेरी नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, वहाँ पे 3 महाविद्यालय हैं अभी। तो एक पुराना कॉलेज है जो कि 50 साल पुराना कॉलेज है, वहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई थी। बीए एमए वहाँ पे हिंदी में मैं पढ़ाती थी। 2011 से 2017 तक मैंने उस महाविद्यालय में काम किया है। 2017 से 20 तक मैंने एक दूसरा कॉलेज, नया कॉलेज शुरू हुआ था अंडमान कॉलेज, मेरा ट्रांसफर वहाँ किया गया था। तो वहाँ मैंने 3 साल काम किया। वहाँ पे मुझे प्रशासनिक अनुभव मिला, प्रशासन कार्य करने का मुझे बहुत अनुभव मिला है उस कॉलेज में। 2020 से 2024 हो गया है, पिछले 4 साल से मैं मायाबंदर, जो कि मध्योत्तर अंडमान में आता है, और पोर्ट ब्लेयर से मायाबंदर की दूरी लगभग 240 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आपको कम से कम 12 घंटे 13 घंटे का सफर हो जाता है, क्योंकि बीच में वहाँ पे ट्राइबल एरिया पड़ता है। तो कॉन्वॉय सिस्टम है, ट्राइबल एरिया को पार करके जाना है, समुद्र को पार करना है, तो ऐसी बहुत सारी वहाँ पे समस्याएं हैं। तो 14, 12, 13 घंटे का सफर है। तो पिछले 4 साल से मैं मायाबंदर, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मायाबंदर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। चलिए, तो अंडमान पे क्या लिखा आपने, सुनाइए। अंडमान पर मैंने ना वहाँ का जो सेलुलर जेल है
ये एक लंबी कविता है, इसकी कल्पना मैंने ऐसे की है। एक्चुअली इस किताब में, ये शून्य से लौटा हूँ, ये मेरा कविता संकलन है। तो इस किताब में मैंने उसकी कुछ पंक्तियों को, उसके कुछ पृष्ठों को मैंने इसमें जोड़ा है। हालांकि मेरा मकसद है कि इसको मैं एक लंबी कविता का रूप दूं। जो सेलुलर जेल में जितने भी कैदी वहां आए थे, उनकी जो यातनाएं थी, उनकी जो वेदनाएं थी, उसको मैं एक काव्य का रूप दूं और उसको एक काव्यात्मक किताब के रूप में मैं प्रकाशित करूं। तो ये कीजिए आप, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके मन में है जी, इसे कीजिए। तो और मैं समझता हूँ जब आपने ये पुस्तक प्रकाशित किया, ये कविता लिखी थी, तब से अब तक आप और अधिक वैचारिक और भावनात्मक रूप से और भाषिक रूप से भी अधिक प्रौढ़ हो गई होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आप उसे अवश्य लिखिए, पूरी कविता को दोबारा से लिखिए। आशीर्वाद से मैं फिर से उसको लिखूंगी। पढ़ें आप। फिलहाल मैं क्या शीर्षक है जी? शहीदों की कहानी, बूढ़े पीपल की जुबानी। हाँ, लंबी कविता है, फिर भी मैं इसी पढ़े के साथ में ठीक है, इसके अंश पढ़िए जी। इसको मैंने डायलॉग के रूप में लिखा है, संवाद का मैंने रूप दिया है, क्योंकि मैंने इसकी कल्पना ऐसे हुई थी। उसका बैकग्राउंड मैं बताऊंगी। लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। सेलुलर जेल में एक दिन मैं बैठी थी, शाम को वहां पे लाइट एंड साउंड शो होता है। तो कुछ लोग कर्नाटक से ही आए थे, तो उनको था कि अरे यहाँ तो अभी सेलुलर जेल हमने घूम लिया, अभी हमको जाना है, समंदर में जाना है। तो वो लोग बेचैन हो रहे थे वहां से बाहर निकल के समंदर जाने की। तो फिर मेरा मन एकदम उदास हो गया, क्योंकि अंडमान की बात जब आती है तो मुख्य रूप से सेलुलर जेल को ही देखना है। बाकी समंदर तो आपको गोवा में भी मिलेंगे, मुंबई में भी, चेन्नई में भी, कहीं पे भी समंदर तो आपको सब जगह मिलेंगे, लेकिन अंडमान का सेलुलर जेल और वहां की यातनाएं, वो तो वहां का इतिहास है। तो जब वो लोग ऐसे आपस में कन्नड़ में बात कर रहे थे, मैं अपने आप को नहीं सहन कर पा रही थी। तो मैंने उनको कन्नड़ में बोला, देखिए आपको समंदर तो आपको कहीं पे भी मिल जाए, लेकिन ये सेलुलर जेल, यहाँ की जो यातनाएं, ये जो इतिहास से जुड़ने की जो बात, ये सब आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगी। आप थोड़ी सी आप तसल्ली रखिए, आपको ये शो शुरू हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। इस तरह जब मैंने उनको कहा, तो मुझे लगा कि इस बात को मुझे पूरी दुनिया के सामने मुझे रखना है। तो अब मैं उसे कैसे रखूं? उस दिन में ये बीज मेरे, मतलब एक कल्पना मेरे अंदर आई कि नहीं, मैं इसको एक काव्यात्मक रूप दूंगी। हालांकि अभी तक भी अधूरी है, इसको मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसको पूरी तरह से इसको पूरा करके इसका एक अलग एक काव्य संकलन मैं निकालूंगी। तो शहीदों की कहानी, बूढ़े पीपल की जुबानी। बहुत स्वागत। अब यहाँ पे जो पीपल का पेड़ है, सेलुलर जेल में एक पीपल का पेड़ है। कहा जाता है कि वो पेड़ आज भी वहीं पे है। जब ब्रिटिशर अंग्रेज वहां थे, जो वीर सावरकर वहां थे, उस समय भी वो पेड़ वहां था। हाँ, वो चल के तो दूसरी जगह नहीं जा सकता। नहीं, पेड़ चल के नहीं जा सकता, लेकिन जब वो बिल्डिंग बना, सेलुलर जेल बनाया, तब उस पेड़ को उन्होंने नहीं काटा। हाँ, ये है। तो वो पेड़ वहीं पे आज भी वो साक्षी बनकर मतलब उसे सुरक्षित रखा गया है, संरक्षित रखा गया है। जी। तो इसीलिए उस पेड़ एक साक्षी के रूप में मैंने उसको लिया है। एक मानव और पेड़ के बीच में ये बहुत सुंदर शिल्प है आपका। जी। मानव और पेड़ के बीच का जो संवाद है, सुनो सुनो ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, सुनो, आखिर कोई तो सुनो, लेकिन सुनो तो दिल से सुनो। ये शहीदों की अमर कहानी, बस ये अच्छा प्रयोग है, लेकिन सुनो तो दिल से सुनो। जी। ये शहीदों की अमर कहानी, बस एक बार मेरी जुबानी। हाय मेरे भगवान, मैं क्या करूं, कब से करा रहा हूं, निष्फल हूं, कोई नहीं सुन रहा, असफल हूं, निराश तो हूं पर आशावादी हूं, पुकारते कराहते थकता तो हूं, किंतु एक सच्चा देशभक्त हूं, इसलिए जोश से भरा पूरा हूँ। मूढ़ मानव की मति पर अक्सर रोते रहता हूँ, पर रोते रोते अपना आंसू पोंछ लेता हूँ। अकेला हूँ पर प्रकृति का सहारा लेता हूँ। कभी चंदा से नाता जोड़ता हूँ, तो कभी खग वृंद में खो जाता हूँ। कभी वर्षा में अपनी आंसू घोलता हूँ, तो कभी पवन से आग्रह करता हूँ। देश प्रेम समर्पण दीप सुलगाता रहता हूँ। आजादी का परवाना हूँ, आजाद गीत गाता हूँ। समंदर की लहरों पर जब किसी नाविक को देखता हूँ, तो खुशी से फूले न समाता हूँ, पर हाय हर बार बेचारा बन जाता हूँ। समंदर, पहाड़, पवन, वर्षा से मित्रता निभाता हूँ, पर निरंतर मानव की तलाश करता हूँ। देशभक्तों की गाथा सुनाना चाहता हूँ, शहीदों को अमर बनाना चाहता हूँ, वीर जवानों की वीरता का बखान करना चाहता हूँ। श्रोता न पाकर फिर उदास हो जाता हूँ। सोचता हूँ ये मानव इतना स्वार्थी क्यों है? श्रोता न पाकर फिर उदास हो जाता हूँ। जी।
सोचता हूँ ये मानव इतना स्वार्थी क्यों है। आज के मानव को देख मुझे आश्चर्य होता है। जब देखो नादानी का ढोंग रचते रहता है। न भावुकता का बहाव है, न संवेदनशीलता का प्रतीक है, न अपनों की पहचान, न अपनत्व की भावना है, न किसी की पीड़ा का आभास है, न ही दुख दर्द पर आंसू बहाता है। संतप्त हृदय के दर्द को सोशल मीडिया पर शेयर करता है। संतप्त हृदय के दर्द को सोशल मीडिया में शेयर करता है, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर तमाशा दिखाता रहता है। आधुनिकता ने मानव को संवेदनहीन बना दिया है। आधुनिकता ने मानव को संवेदनहीन बना दिया है। स्व में जीता है, भविष्य की चिंता करता है, भूत को भूल जाता है। जो बीत गई सो बात गई कह जाता है, इतिहास से जी चुराता है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। इस धरती के पुत्र आज किन राहों पर चल पड़े हैं। सेलुलर जेल को भी हर्ष मुद्रा से देखते हैं। यात्री बनकर आते हैं, प्रकृति में रमते हैं, स्कूबा डाइविंग में व्यस्त रहते हैं, पर मेरी कहानी को नजरअंदाज करते हैं। तभी सहसा किसी मानव की आवाज सुन पीपल गदगद हो गया। नीचे देखो, एक युवक था खड़ा, कह रहा था यहाँ तो कोई नहीं। फिर किसने आवाज लगाई? किसी के कराहने की ध्वनि कहाँ से आई? अरे कौन है भाई, तुम कौन हो और कहाँ हो? जरा सामने तो आओ, मैं भी तो देखूं तुम्हें। बड़ी देर से अस्पष्ट ध्वनियां सुन रहा हूँ पर देख न पा रहा हूँ। बताओ तो सही कि तुम कौन हो। अरे कहना क्या चाहते हो? पहली बार मानव की आवाज सुन पुलकित पीपल कंपित स्वरों में कहने लगा, प्रणाम मेरे भाई, आज पहली बार मेरे इतने पास तुम्हें पाकर बहुत खुशी हुई। घबराओ नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ। जरा अपने सामने खड़े विशाल वृक्ष को तो देखो। ये क्या वृक्ष बोल रहा है? मैंने पढ़ा था कि पेड़ सजीव होते हैं, किंतु बोलते पेड़ न देखा था। क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं मेरे भाई, मैं तो एक मामूली पेड़ हूँ, पर एक सच्चा देशभक्त हूँ। मेरे रगों में भारत माँ का खून है बहता। मेरे माँ बाप बड़े प्यार से मुझे पीपल कहते हैं। मैं उनका नाम रोशन कर कई सालों से खड़ा हूँ। ये धरती मेरी जननी है, आकाश तले मेरा बसेरा है। मेरी बाहें फैली हैं, जड़ मेरा मजबूत है। मेरी पत्तियों की हरियाली हर मन को है मोह लेती। बच्चे बूढ़े जवान सब मेरे कायल थे। मेरी छांव सभी को प्यारी थी। मेरी झुलसती टहनियों पर बच्चे मस्ती से झूला झूलते। लेकिन अब कुछ वर्षों से ऐसा बदलाव आया है, न बच्चे ही आते हैं और न ही बूढ़े जवान आता है। न बूढ़े जवान आता है तो सिर्फ दर्दनाक चीख और चिल्लाहट। अरे भैया, जो भी कहना सीधे कहना, नहीं समय अब तेरा सुनना। कैसी दर्दनाक कहानी और कैसी चिल्लाहट। समझ न पाया मैं तेरा निहितार्थ, न गवाना मेरा अनमोल समय व्यर्थ। इतने निष्ठुर न बनो मेरे भाई। आज जो धरती तुम्हारी है, जिस पर तुम इतना इतराते हो, उस पर अंग्रेजों का राज था। हम फिरंगियों के गुलाम थे। गुलामी सहते सहते ऐसा दौर आया, खौल उठा जवानों का खून, सहना कठिन था अब और गुलामी। कोई उग्रगामी बना तो कोई बना मंदगामी। किसी ने हिंसा का समर्थन किया तो किसी ने अहिंसा का साथ दिया। दोनों की राहें थी अलग, पर मंजिल दोनों का एक था। चलकर अपनी राह दोनों आजादी का मशाल जलाया। शर्मनाक गुलामी से मुक्ति का संदेश चहुं दिशा में फैलाया। क्या शानदार थे वो आजादी के परवाने, देश के दीवाने और निडर मस्ताने। हंसते हंसते मर मिटने वाले अफसाने, जिनके त्याग बलिदान की गाथाएं गा गा कर जरा याद करें कुर्बानी मेरे भाई। ओहो, क्षमा करो मुझे मेरे भाई, भुला दिया था मैंने अपना पावन इतिहास। खो गया था अहं के अंधियारे गलियारों में। भूल गया था उन अमर शहीदों को, जिनके बलिदान से धरती हुई आजाद। आजाद भारत के हम शानदार पुत्र हुए। याद करते रहे आजादी के उस पल को, जिसके साथ आई थी बंटवारे की दर्दनाक शाम। बेदर्दी से हमने अपनों को देश निकाले की सजा देकर मुक्ति पा ली थी। आजादी के लिए जो कुर्बानी दी गई, समय ने उस पर धूल जमा दिया और धीरे धीरे सुलभ जीवन की भाग दौड़ में, आर्थिक आधिपत्य में हम हो गए मस्त, खो गए अपने ही धुन में। आधुनिकता और फैशन परस्त जीवन ने छीन लिया था हमसे हमारा वजूद। नकली मुखौटे पहन दोहरे जीवन के हम मालिक बन गलत फहमीज में जीते रहे। अनजान गलियों में भटकते और स्वार्थ में जीते रहे। भूलते भुलाते गए अपने संस्कार, परंपरा और परिवार। माँ बाप को आश्रम के बल छोड़ विदेशों में बसते गए। भाई बहनों से दूर होकर एक छोटा सा आशियाना तलाशते रहे। मैं प्रणाम करता हूँ तुम्हें वो मेरे भाई, याद दिलाकर आजादी की कहानी।
हम भूले भटकों में नई चेतना जागृत की। अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाकर, देश प्रेम की लौ आलोकित कर, पुलकित हो नतमस्तक होकर, भारत माँ की रक्षा में न्योछावर उन शहीदों को, धरती के पुत्रों को करजोड़ मैं प्रणाम करता हूँ। समुद्र का आनंद तो मैं और कहीं भी ले सकता हूँ, परंतु राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर की कहानी तो बस तुम ही मुझे बता सकते हो। सेलुलर जेल भारत का धरोहर है और तुम भी तो धरोहर से कम नहीं हो। अतः अब मैं तुम के बदले आपका संबोधन करूंगा। आपसे शहीदों की कहानी सुनकर मैं अपनी भावी पीढ़ी तक वह संदेश पहुंचाऊंगा। अब न मुझे कहीं जाना है और न समय व्यर्थ गंवानी है। आप भी अधिक विलंब ना करें। आपकी वेदना अब हम सब की वेदना है। हम सब माँ भारती के संतान हैं। माँ की रक्षा करना तथा रक्षा हेतु तो अपनी कुर्बानी देने वालों को हमें हरदम याद करनी चाहिए। कुछ समय के लिए हम मानव सचमुच मूढ़ और स्वार्थी बन गए थे, किंतु अब मैं मानव सचेत हो गया हूँ। मैं आपकी जुबानी वीर जवानों की गाथा सुनना चाहता हूँ। अमर शहीदों को नमन स्मरण करना चाहता हूँ। हे मेरे प्रिय पीपल, आप सचमुच महान हो, क्योंकि मानव की मूढ़ता एवं अंधकार को आपने दूर किया है। हमें वास्तव में गर्व होने लगा था कि हमने विज्ञान और तकनीकी में बहुत विकास कर ली है। बच्चे हमारे होकर पैदा मोबाइल संग खेलते हैं और हम माँ बाप खुशी से झूम उठते हैं। जानकर भी हम अनजान बनते हैं कि ये आविष्कार उन नन्हे मुन्ने हाथों के लिए हानिकारक होता है। हमारे संतान जब अंग्रेजी में सुगमता से वार्तालाप करते हैं तो हमारा सीना गर्व से फैल जाता है, किंतु हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम इस फैशन के जमाने में तकनीक ही नहीं बल्कि इतिहास, स्व भाषा, स्व संस्कृति की पहचान जरूरी है, जिसमें है मिठास और अपनापन। हे मेरे परम मित्र, आपकी बातों को सुनकर धन्य हुआ आज। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। मुझे आप जैसे मानव की तलाश थी जो वास्तव में इस स्मारक को अमरता का उच्च शिखर पर आसीन करवाए। खैर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि चाहो तो तुम अपने मोबाइल पर इसको रिकॉर्ड भी कर लो और हो सके तो एक डॉक्यूमेंट्री भी इसका तुम बना दो, ताकि चित्रों के माध्यम से भी लोग मेरी भावनाओं से आत्मसात हो सकें। न जाने और कितने दिन इस धरती से मेरा नाता है। आह भर उदासीन पीपल लगा सुनाने, क्षीण स्वर में कहानी अंडमान की, गोरों के काले कारनामों की। यहाँ पे मैंने इसको खत्म किया है। मैंने लिखा है, यदि आप वास्तव में पीपल की व्यथा को सुनना चाहते हैं तो शहीदों की तपोभूमि अंडमान की पावन धरती पर पधारें और शहीदों का स्मारक सेलुलर जेल में पीपल की जुबानी कहानी अवश्य सुनें। अरे वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे आप, ये तो भूमिका हुई है सर। जी जी, ये तो विषय प्रवेश है। मूल जो आपको कविता लिखनी है उससे आगे बढ़ाइए और खंडों में लिखिए। जो है छोटे छोटे खंड बना करके ऐसे लिखिए। बहुत ही प्रभावशाली कविता बनेगी और एक सफल कविता बनेगी। एक 2-4 पृष्ठ, एक दिन मैं ऐसे रसोई में काम कर रही थी, 2-4 ऐसे ही कुछ भावनाएं मेरे मन में आने लगी थी, तो मैं तुरंत अपना काम छोड़कर मैंने पेपर में लिखा हुआ है पोर्ट ब्लेयर की आत्मकथा एक संस्मरण के रूप में मैं लिखना चाहती हूँ कि कैसे कैसे पोर्ट ब्लेयर 2011 में मैं गई, उससे पहले पोर्ट ब्लेयर कैसा था, अंग्रेजों के समय में पोर्ट ब्लेयर कैसा था, कैसे 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 वहां पे विकास हुआ है, विकसित हो रहा है, या फिर आज भी वहां पे ऐसे कई द्वीप हैं सर जहाँ पे बिजली नहीं रहती है और आपको जाना रहेगा। वहां पे एक 5-6 घर रहेंगे, एक 100 लोग रहेंगे वहां पे। उनको छोटे से जो नाव होता है उसमें डोंगी, जिसमें उनको जाना रहेगा। थोड़ी दूर समंदर में जाने के बाद फिर उनको डोंगी में जाना रहेगा। इस तरह सब बहुत लोग परेशान होकर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, सुबह से शाम तक बिजली नहीं रहती है और शाम को बस उनको बिजली मिलती है। तो ऐसे वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सामने लाना बहुत जरूरी है। आप इसे लिखिए और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत सफल कविता बनेगी आपकी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मैं हमारा आग्रह की रक्षा की, इसके लिए धन्यवाद। नहीं, मैं आपका पैर दंडवत प्रणाम करके नहीं, आपका आशीर्वाद। प्रसन्न रहो, कल्याण, मंगलमस्तु, स्वस्थ।